भारत में जब भी बाहरी आक्रमण की बात होती है तो 712 जनरली लोगों के मन में आता है, या फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मन में आती है कि वहीं से बाहरी आक्रमण भारत में हुए। लेकिन भारत में जो पहला बाहरी आक्रमण हुआ था वो 560 या 580 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जब साइरस फर्स्ट, जो कि अकेमेनियन एम्पायर का रूलर था, उसने किया था। फिर बाद में 326 में सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया था। इसके बाद मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से बहुत खतरे थे, और आपने जैसा कि पढ़ा कि कौटिल्य ने इसी चक्कर में उस खतरे से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और फाइनली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन मौर्य साम्राज्य की कहानी आपने पढ़ी, वो एम्पायर बहुत तेजी से उरूज पे गया, ऊंचाई पे गया, और फाइनली अशोक के बाद उसके कमजोरों जो है वीक या कमजोर उत्तराधिकारी उसके संभाल नहीं पाए एम्पायर को, और 185 ईसा पूर्व आते आते वो एम्पायर खत्म हो गया। तो उस एम्पायर के खत्म होने के बाद फिर से वही सारे प्रोसेस पूरे होने वाले थे। यहाँ तक कि 185 में जब एम्पायर खत्म हुआ तो फिर शुंगा डायनेस्टी तो आई, वो ब्राह्मण थे। लेकिन एम्पायर खत्म होने से पहले ही 200 ईसा पूर्व के आसपास से ही फिर से बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कौन कौन से बाहरी आक्रमण हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, पोस्ट मौर्यन इंडिया एंड इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स। कि मौर्यों के बाद क्या क्या हुआ और कैसे स्वतंत्र जो है राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है, और इन सब की कहानी छुपी है कहाँ पे, मौर्यों की कमज़ोर होने पे। इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में या दो पार्ट में देख सकते हैं। एक पहला पार्ट तो वो है जब अभी मौर्य साम्राज्य चल रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था, उसके उत्तराधिकारी अशोक के उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर हो चुके थे, तो तभी से बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे। तो उन आक्रमण में जो है इंडो ग्रीक आपके आ गए, साकाज आ गए, पार्थियंस आ गए और कुषाण आ गए। इसमें कनिष्क एक बहुत फेमस नाम है। और उस दूसरा एक जो कैटेगरी है वो है मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ 185 ईसा पूर्व में, तो वो खत्म किसने किया, वो खत्म किया शुंगा लोगों ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने खत्म किया, और खत्म करके उसने अपनी डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी का जो है नींव रखी। और शुंगा डायनेस्टी खत्म हुई तो सातवाहन आए, सातवाहन खत्म हुए तो इक्ष्वाकुज आए, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं फॉरेन इन्वेजन से। अच्छा, इस टाइम पीरियड के सोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्सेज जो है ना वो साथ में खुद ही आपको मिलते जाएंगे। बट मोटा मोटे यहाँ पे हम सोर्सेज लिख दिए हैं, जैसे कि महाभाष्य पतंजलि की जो लिखी हुई है, मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास का लिखा हुआ है, हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट की है वो गुप्ता एम्पायर पढ़ते हुए हम लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा गार्गी संहिता है, दिव्य वदान के बारे में आपको पता है कि एक बुद्धिस्ट सोर्स है, और हिंदू पुराण के बारे में भी आपको पता है। और इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस जो आपको मिलेंगे, अभिलेख, शिलालेख, जो भी हिंदी में बोलें, वो तो साथ में आप पढ़ते रहेंगे। तो सोर्सेज पे इसलिए हम कुछ खास डिस्कस अलग से नहीं करेंगे। तो पहली कैटेगरी अगर हम लोग देखें, जो फॉरेन इन्वेजन हुए नॉर्थ वेस्ट में, कब, जब मौर्य साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया। तो उसमें पहला जो नंबर आता है वो है आपके इंडो ग्रीक्स का, या फिर ग्रेको बैक्ट्रियंस का, या फिर यवना किंगडम बोलते हैं। ये तीन नाम क्यों हैं, पहले तो इस नाम को समझते हैं। देखिए, ये लोग एक्चुअल में क्या थे, ग्रीक थे, ग्रीस से आए थे, और ये रूल कहाँ कर रहे थे, बैक्ट्रिया का जो रीजन था ये यहाँ पे रूल करना शुरू किए, इसलिए वो क्या कहलाए, ग्रेको बैक्ट्रियन। जब ये लोग भारत की तरफ प्रस्थान किए, भारत की तरफ आना शुरू किए, तो अब ये इंडिया में आ गए, तो यहाँ से इनका नाम क्या हो गया, इंडो ग्रीक। ग्रीक थे ही, इंडिया में आ गए तो इंडो ग्रीक कहलाए। और बाकी ये यवन किंगडम इसलिए बोला गया क्योंकि यवनों के लिए, मतलब जो ग्रीक्स थे उनके लिए यवन एक टर्म यूज किया गया था। ठीक है, जैसे कि यवन प्रिय आपने सुना होगा, काली मिर्च को बोला गया क्योंकि ग्रीक्स को काली मिर्च बहुत पसंद थी, तो यवन प्रिय। तो ये सारे टर्म्स जो है एग्जाम में भी पूछे हैं, तो इसलिए तीनों टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका इंडो ग्रीक। 200 ईसा पूर्व से लेके 10 ईस्वी तक रहे, हालांकि पूरे टाइम पे भारत में बड़ा मजबूती के साथ बैठे रहे ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक के बाद एक इन लोगों ने कई सारे इन्वेजन किए। और शुरुआत इनकी कहाँ से हुई थी, यही बैक्ट्रिया से हुई थी। और बैक्ट्रिया में ऑक्सस रिवर का जो एरिया है नॉर्थ का, अब जैसे यहाँ पे आपको देखिए एक नदी दिखेगी, सिर दरिया।
वहीं पे इसके दूसरी तरफ एक नदी दिखेगी अमू दरिया। वही अमू दरिया पहले क्या कहलाती थी, ऑक्सस रिवर कहलाती थी। तो इसी के आसपास ये अफगानिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे ये जो है शासन करते थे। और ये हिंदू कुश की जो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, यहाँ से होते हुए ये पहली बार भारत में प्रवेश करते हैं। प्रवेश की कहानी कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? हुआ ये था कि अकेमेनियन एम्पायर जो है खत्म हो चुका था ईरान में, जो फारस वाला था 380 ईसा पूर्व 580 ईसा पूर्व की जो हम बात किए, और वो एम्पायर खत्म हुआ। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्पायर बनाया 321 में आई थिंक, या समवॉट कह लीजिए। 26 में तो अलेक्जेंडर की डेथ हुई, उसके कुछ साल बाद, बहरहाल एग्जैक्ट डेट जो है बोल रही है, तो सेल्यूसिड एम्पायर सेल्यूकस निकेटर ने बना दिया। तो इस तरीके से एम्पायर बनते रहते थे, और वो सेल्यूकस निकेटर का एम्पायर जो है अभी भी चल रहा था, और अलग अलग जो उसके गवर्नर थे वो अलग अलग एरियाज़ में अपना रूल कर रहे थे। तो ये लोग जो थे इंडो ग्रीक, ये बैक्ट्रियन रीजन में राज कर रहे थे अपना। अभी भारत आने का इन्होंने सोचा नहीं था। तो भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भारत आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पे एक और ग्रीक रूलर थे। वो कौन थे? आपके सीथियन थे, जिसको हम लोग बोलते हैं साकाज। तो साकाज वहाँ पे मजबूत हो रहे थे। तो साकाज ने के साथ जो है इन लोगों का बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उस कॉन्फ्लिक्ट, उस संघर्ष की वजह से ये लोग भारत आने के लिए मजबूर हुए, और भारत में इनके आक्रमण की कहानी शुरू हो जाती है। अगर इनके सोर्सेस की बात करें तो ये सारी मेन बातें, और भारत में क्या क्या किया, ये सब मुख्य बातें पता चलती हैं ज़्यादातर इनके सिक्कों से। ठीक है, लगभग 30 ग्रीक या इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको उनके सिक्कों से मिलती है। उनके पिक्चर बने होते थे, दूसरी तरफ उनके जो है कई ऐसी चीज़ों में, जितने भी इन्वेजन हुए इस टाइम बाहर के, तो उनके सिक्कों की बड़ी खासियत है। खासकर कनिष्का के टाइम पे आप देखेंगे, कुषाण के टाइम पे देखेंगे, एक तरफ देवी देवता बने हों, एक तरफ उनकी पिक्चर हो, या फिर उनका जो है रूल का टाइम हो, ऐसी कई सारी चीज़ें हमको उनके सिक्कों से मिलती हैं, जिसमें खारोष्ठे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यानी कि लिपि का इस्तेमाल हमको दिखता है। तो ये सारा एक ओवरव्यू था। अगर रूलर्स की बात करें तो इसमें 2 फैमिली ने शासन किया था। यहाँ पे 2 ग्रुप थे। पहली जो फैमिली थी, पहला जो वंश था वो था यूथिडेमस का, या इसको यूथिडेमिड डायनेस्टी भी बोलते हैं, जो 225 से लेके 10 ईसा पूर्व ईस्वी तक जो है शासन करती है। इसमें पहला जो रूलर था, जाहिर सी बात है, यूथिडेमस था, जिसके नाम पे इस वंश का नाम पड़ा। ये बैक्ट्रिया का रूलर था, पहला रूलर था जिसने जो है शासन शुरू किया, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया। भारत में इसका कुछ खास योगदान या कोई योगदान नहीं है। इसके बाद इसका बेटा आया डेमेट्रियस फर्स्ट। डेमेट्रियस फर्स्ट 222 से लेकर 165 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और ये भारत में आता है। इसलिए भारत में इसको इंडो ग्रीक एम्पायर का फाउंडर या संस्थापक बोला जाता है, और पहला ये भारत का इंडो ग्रीक जो है रूलर माना जाता है। किसके बाद? अलेक्जेंडर के बाद, क्योंकि अलेक्जेंडर गया 326-25 में काम उसने किया, कुछ टाइम बाद डेथ हो गई। उसके बाद तो मौर्य साम्राज्य आ गया। तो किसी बाहरी आक्रमणकारी को ऐसा दोबारा मौका मिला नहीं। तो अलेक्जेंडर या सिकंदर के बाद ये पहला ऐसा था जिसने हमला किया, और हमला करते ही इसके हाथ में सफलता लगी। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का अच्छा खासा एरिया इसके हाथ में आया, और साथ ही साथ इसने साकाल को अपनी राजधानी बनाया। साकाल क्या है? आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान का आपका सियालकोट है, और ये इसकी राजधानी बन गई। और इसने इतने कैंपेन किए, किसी भी कैंपेन में इसको असफलता जो है नहीं मिली। इसीलिए बाद में इसके मरने के बाद लोगों ने इसको टाइटल दिया था द अनकॉन्कर्ड। ठीक है, जो है मतलब जिसको कोई नहीं जो है हरा पाया, या जिसको कोई जीत नहीं पाया, मतलब इसकी सफलता इसके हाथ में हमेशा के लिए लगी रही। इसने भारत में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के अभी जारी नहीं किए गए थे इंडो ग्रीक की तरफ से, आगे चल के जारी होंगे जो आपको समझ में आएंगे। लेकिन 165 में इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद कौन आता है? अच्छा, कौन आता है उससे पहले समझने की एक और बात है कि इसने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसका नाम था अगैथोक्लिया। उसने अपनी बेटी की शादी की थी मिनेंडर से, और मिनेंडर से एक बेटा पैदा हुआ था, वो था स्ट्रैटोफर्स्ट। तो जब इसकी डेथ हुई ना डेमेट्रियस की, तो मिनेंडर बन गया अगला रूलर, जो 165 से लेके, या कहीं कहीं जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट है 155 भी माना जाता है, 130 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और ये इन दोनों में से ही
अगर कहा जाए ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल या फेमस मिनेंडर ही बना और इसने बहुत बेहतर तरीके से शासन किया और भारत में अपने एम्पायर को बहुत आगे तक बढ़ाया, स्वात वैली से लेकर पंजाब तक, जो कि रावी नदी का एरिया है वो भी उसमें शामिल था। रावी आपके सिंधु या इंदस की एक ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है। और इसने भी अपनी राजधानी को जो है साकाल या सियालकोट रखा। इसने कई बार पाटलिपुत्र पे भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि वासुमित्रा जो कि शुंगा डायनेस्टी का रूलर था, उसने कई बार अपने मतलब रक्षा के लिए बेहतर कदम उठाया, जो कि पुष्यमित्र शुंगा का पोता था। तो कई बार पाटलिपुत्र पे उसने कोशिश की बट वो सफल नहीं हुआ। अगर इसके बिलीफ की बात की जाए तो इसका इंटरेस्ट बहुत हद तक बुद्धिज़्म में था और इसकी बातें और इसका जो सबूत हमको मिलता है वो मिलता है नागसेन के अकाउंट से, जिसको बोला जाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पाली में लिखा हुआ अकाउंट है और ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है जो मिनेंडर के साथ हुए थे। और इसी से हमको ये भी पता चलता है कि इसने बुद्धिज़्म को अपना लिया था और इसके सिक्कों से भी बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। मिनेंडर की डेथ हो गई 130 ईसा पूर्व में। अब डेथ के बाद इसका बेटा था स्ट्रेटो फर्स्ट और इसकी पत्नी थी अगैथोक्लिया, लेकिन इसका बेटा बहुत छोटा था और ये गद्दी पे भी बैठने के लायक नहीं था। तो अगैथोक्लिया जो है गद्दी पे बैठती है, जो 130 से 120 ईसा पूर्व तक रहती है। फॉर्मली नहीं बैठती बल्कि अपने बेटे की रीजेंट बन के, संरक्षक बन के ये शासन करना शुरू करती है कि जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं शासन करूँगी। और वो शासन करती है, सिक्के भी जारी करती है, कई सारे सिक्के ये अपने नाम पे भी जारी करती है और अपने बच्चे के नाम पे भी जारी करती है। इसमें खास जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि इसने सिक्के जो जारी किए उन सिक्कों पे कृष्णा जी और बलराम की जो है पिक्चर बनी हुई मिलती है। इसके बाद जब जो है बेटा बड़ा हो गया यानी कि स्ट्रेटो बड़ा हो गया तो ये 120 से लेके 110 ईसा पूर्व तक शासन करता है, ठीक है। और ये ग्रीक एम्पायर को थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से तो नहीं चला पाता जैसा कि इसके पूर्वजों ने चलाया और देखिए 10 साल में इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि संस्कृत में इसके लिए स्ट्रेथा टर्म जो है इस्तेमाल किया गया, स्ट्रेथा, ठीक है। तो जितने भी रूलर आते थे ना उन सब का भारतीयकरण होता ही होता था और नाम जो है बदले जाते थे, तो ऐसा इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया। और स्ट्रेटो के बाद और कई सारे रूलर आए, मिनेंडर 2 आया, पोलोडोटस 2 आया और लास्ट रूलर जो इस वंश में था, इस फैमिली लाइन में था, वो था आपका स्ट्रेटो थर्ड जो 10 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, कई जगह पे ऐसा मिलता है कि डेमेट्रियस 5th आखिरी रूलर था और कई जगह पे ऐसा मिलता है कि हिप्पोस्ट्रेटस आखिरी रूलर था, ठीक है। तो डेमेट्रियस 5th जो आखिरी रूलर माना जाता है ना, वो ऐसा माना जाता है कि ये डेमेट्रियस फर्स्ट की फैमिली से था क्योंकि ये तो दामाद है मिनेंडर। और जो ये हिप्पोस्ट्रेटस माना जाता है ये सोचा जाता है कि मिनेंडर के खानदान से था जो कि दामाद था, तो दोनों की फैमिली तो अलग हुई ना, तो उस लिहाज से हिप्पोस्ट्रेटस को आखिरी रूलर माना जाता है, जो समवॉट एक्सेप्टेड कहा जाएगा क्योंकि स्ट्रेटो से ही खानदान आगे बढ़ रहा है। दूसरी एक फैमिली थी, वो थी यूक्रेटाइड्स की फैमिली थी या यूक्रेटिड्स डायनेस्टी बोला जाता है, जो 171 बीसी से लेकर 70 बीसी तक शासन करते हैं, लगभग 100 साल। इसमें पहला जो रूलर था, जाहिर सी बात है उसके नाम पे ये लाइन का नाम पड़ा, यूक्रेटाइड्स, जो 171 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसने रिवोल्ट किया था डेमेट्रियस के टाइम पे और बैक्ट्रिया पे अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और बैक्ट्रिया पे कब्जा करने का मतलब ये है कि जो यूथेडेमस की लाइन थी वो वहाँ से हट गई। और ख़ास बात यह है कि इसने अपनी राजधानी जिसको बनाया वो था आपका तक्षशिला। और उसके बाद उसने कैंपेन्स कई सारे किए, अफगानिस्तान का कुछ एरिया अपने कब्जे में किया और सिंधु नदी का उत्तर और पश्चिम वाला जो एरिया है वो कुछ एरियाज़ को भी उसने अपने कब्जे में किया। हालांकि बहुत टाइम तक ये जो है और अभियान नहीं कर सका, फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी डेथ को लेके अलग अलग मत है लोगों के, जैसे कि रोमन हिस्टोरियन जो थे जस्टिन, आपने नाम सुना होगा पहले भी, उनके अनुसार ये इसका कत्ल जो है इसके ही अपने बेटे के द्वारा कर दिया जाता है जिसका नाम था यूक्रेटाइड्स सेकंड बोला गया और वो मार के खुद राजा बन जाता है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए और कई सारे सोर्सेज मौजूद नहीं हैं, तो इसमें
कॉन्फ्लिक्ट है कि किसने मारा, कैसे मारा, उसके बेटे ने ही मारा या किसी जो है अधिकारी ने मार दिया, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो बहरहाल जिसने भी मारा हो, अगला रूलर जो आपका बनता है ना, वो बनता है हेलियोकल्स फर्स्ट। 145 से लेके 120 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है और ये माना जाता है कि ये इसका बेटा नहीं, मतलब यूक्रेटाइड्स का बेटा नहीं बल्कि उसका भाई था। और हेलियोकल्स आखिरी ऐसा रूलर माना जाता है जिसको इस नज़र से देखा जाता है कि ये बैक्ट्रिया में एक शासन करने वाला आखिरी शासक था। रीज़न इसका क्या था? ठीक वैसे जैसे यूक्रेटाइड्स के टाइम पे यूक्रेटाइड ने डेमेट्रियस पे अटैक किया, उन लोगों को बैक्ट्रिया से हटाया, वही जो है घर में वापस लौट के आया। और हेलियोकल्स के टाइम पे शाकाज ने बैक्ट्रिया पे हमला किया, और शाकाज जब बैक्ट्रिया पे हमला करते हैं तो फाइनली इन लोग का पूरा ध्यान जो है भारत की तरफ आ जाता है और फाइनली तक्षशिला में ये पूरी तरीके से अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको शिफ्ट कर लेते हैं और तक्षशिला से रूल करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दोबारा ये कभी बैक्ट्रिया जा नहीं पाया और बैक्ट्रिया में इनका शासन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक और रीज़न था कि 130 ईसा पूर्व के आसपास एक नोमैडिक ट्राइब थी, एक आदिवासी लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे, जिनको बोलते थे यूहजी। ठीक है, यही यूहजी से यूहची बोला गया और ये यूहची बाद में बन गए आपके कुषाण। वो कहानी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इन्होंने भी बैक्ट्रिया पे अटैक किया था, कई बार अटैक किया था और ऐसा माना जाता है कि उसी अटैक में हेलियोकल्स की भी जो है डेथ हो गई थी। तो फाइनली इन लोगों का बैक्ट्रिया से कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। उसके बाद अगला रूलर आया था, वो था एंटियोकसिदास या किडास, जो भी आप बोले। 110 से लेके 100 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। ये हेलियोकल्स का रिश्तेदार माना जाता है, उसका बेटा वगैरह ये नहीं था। ठीक है, और अब बैक्ट्रिया की कहानी तो खत्म हो चुकी थी। तो अब ये एकमात्र ऐसा था कि जिसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ भारत से था, तो ये रूलर ऑफ तक्षशिला कहलाया एक तरीके से, क्योंकि अब बैक्ट्रियन रीजन में कुछ इनके हाथ में बचा नहीं था। इसके टाइम पीरियड में खास बात जो है वो ये कि इसने अपना एक दूत एम्बेसडर हेलियोडोरस भेजा था। शुंगमित्रा का जो एक वंशज था वो था भागभद्र। ठीक है, तो उसका जो है रूलर था शुंगा डायनेस्टी का, तो उसके दरबार में इसने अपना एक दूत भेजा था और बड़ा बढ़िया रिश्ता रहा और उस रिश्ते की वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ था। और हेलियोडोरस जो है यहाँ पे हिंदू धर्म को अपना लेता है और वैष्णवाइट बन जाता है, विष्णु जो भगवान विष्णु है उनका भक्त बन जाता है। इस घटना को दर्शाया गया एक पिलर के माध्यम से जिसको बोला जाता है गरुणा पिलर या गरुण पिलर। ठीक है, और इसमें हेलियोडोरस को भागवत के तौर पे जो है मेंशन किया गया है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग चाहें तो याद रखिएगा। इसके अलावा एंटियोकसिदास के टाइम पे सिक्के जो जारी किए गए, चांदी के जारी किए गए, उसमें क्या क्या खास बात थी वो भी याद रखने की ज़रूरत है। जो अपवर्ड साइड होती है सिक्के की, उसमें एक तरफ डाइडीम था, यानी कि एक तरीके का ना जो शाही एक रिंग टाइप पे होती है सर में पहनने वाली। ठीक है, तो वो बनाया गया था और उसमें जो है बुल के हॉर्न थे, यानी कि बैल के सींग थे, या फिर कुछ में ऐसा होता था कि फ्लैट कौसिया होता था, ये मैसिडोनियन एक हैट होता था बिल्कुल चपटा सा बराबर सा। तो एक तरफ ये चीज़ें बनी होती थीं और दूसरी तरफ जो है हाथी दिखाई देता था जो एक घंटी के साथ होता था, या फिर एक बेबी एलिफेंट होता था, क्यों घंटी जो है जनरली बच्चे जो होते हैं ना उसमें बांधी जाती है। तो दूसरी तरफ ये होता था। तो ऐसा माना जाता है, एक तरफ तो जो अपवर्ड साइड है वो क्या हो गया, वो उनके इतिहास की पहचान हो गई, उनके कल्चर की पहचान हो गई, उनके रहन सहन की पहचान हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भारत में रहते थे ना, तो ऐसा माना जाता था कि बुद्धिज़्म को ये एम्ब्रेस करते थे। तो बुद्धिज़्म का कनेक्शन जो है ये हाथी से कहीं ना कहीं निकलता था, क्योंकि ऐसी एक मान्यता है कि जब जैसे गौतम बुद्धा का जो है जो सिद्धार्थ थे बच्चे थे, उस टाइम पे उन्होंने हाथी का शेप लिया था, छोटे से थे तो हाथी का शेप लिया था, मतलब वो उस माँ के जो है वोम्ब में ही ब्रूड के तौर पे। तो ऐसा एक सपने से कनेक्शन कुछ जो है कहानी है, जिसको मिथ भी कह सकते हैं, मिथोलॉजी कह सकते हैं। तो हाथी का सिंबल बुद्धिज़्म से है कहीं ना कहीं, तो शायद इसलिए उन्होंने हाथी को दर्शाया। या फिर दूसरा एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बनता है कि तक्षशिला का जो सिंबल था वो हाथी से कहीं ना कहीं लिया जाता था, हाथी को सिंबलाइज किया जाता था। तो मैं भी तक्षशिला को दिखाने के लिए, क्योंकि तक्षशिला का रूलर था, इसलिए उसने हाथी के सिंबल का इस्तेमाल किया, रीज़न जो भी हो। तो इतना याद रखना है कि अपवर्ड साइड पे उनकी कुछ चिन्ह होते थे, चाहे उनका
डायडीम हो, चाहे उनका हेलमेट हो, चाहे उनका टोपी हो, कौसिया हो, चाहे फिर कभी कभी ऐसा होता था कि स्पीयर फेंकते हुए, भाला फेंकते हुए उसका भी चिन्ह होता था, और दूसरी तरफ हाथी का। ये बात याद रखिएगा। एंटिलकिदास के बाद आया आपका हर्मियस, जो 90 से लेके 70 ईसा पूर्व तक था, और ये आखिरी रूलर था। फाइनली इसको साकास हराते हैं और कहानी इनकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे हम लोग देखेंगे साकास के बारे में। उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।